चलो अब हमने कल कितना किया था, जो 2-3 क्वेश्चन रह गए थे पहले तो वही देख लेते हैं। अब हम मैट्रिसेस के अंदर क्या कर रहे थे, 10.1 एक्सरसाइज दैट इज क्रैमर रूल। एक बार मैं रिवाइज करा दूं क्या है, कल वाली बात याद है? क्रैमर रूल में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। अगर ये यहाँ हो कांस्टेंट तो उसको कहाँ ले जाएंगे हम, राइट साइड में ले जाएंगे। अगर कांस्टेंट लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में ले जाएंगे। और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये फुल क्वेश्चन जो है, बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है मैट्रिक्स मेथड पे या क्रैमर रूल पे, दोनों में से एक तो कंफर्म्ड आएगा। हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर ना 4 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेनी है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, डी डेटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द गिवन सिस्टम, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये c2 है। फिर हमें d1 निकालना है, d2 निकालना है और d3। d1 क्या होता है, जो रेजिडुअल कॉलम है उसको रिप्लेस करते हैं फर्स्ट कॉलम की जगह, यानी फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय द रेजिडुअल कॉलम, तो d1 d2 d3 यहाँ आ जाएगा। बाकी यहाँ सेम रहेगा b1 b2 b3 और b3 और c1 c2 c3। इसी तरह से d2 में और d3 में क्या होगा, d2 में सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3, और यहाँ पर सेम रहेंगे जो ओरिजिनल d के थे a1 a2 a3 और c1 c2 c3। और फिर d3 हम निकालेंगे। अगर दो सिस्टम होंगे, मतलब z नहीं होगा दो इक्वेशन, तो फिर क्या निकलेगा, d1 और d2 ही निकलेगा। अब d3 क्या निकलेगा, d1 d2 d3 थर्ड कॉलम की जगह रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर a1 a2 a3 और b1 b2 b3। अब हम ये चारों वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। देखो अब सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप d निकालेंगे। 3 केस हो सकते हैं, टोटल देखेंगे 3 केस हो सकते हैं। या तो d0 आएगा, तो उसके बाद हम d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, d3 निकालेंगे, ये निकालेंगे। इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, d1 या d2 या d3 में से कोई भी एक क्या आ जाए, जीरो के इक्वल ना आए, नॉन जीरो कहते हैं। मतलब कोई नंबर आ जाए जीरो को छोड़कर, कोई भी मिल जाए, चाहे d1 मिले चाहे d2 चाहे d3, जो पहले मिल गया कोई एक मिल गया, तो इस केस में आप क्या बोल दोगे क्वेश्चन का आंसर, नो सॉल्यूशन। मतलब कैसा सॉल्यूशन होएगा, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, खत्म। दूसरा केस लेते हैं, d0 आया और आपने d1 निकाला, d2 निकाला और d3 निकाला, और ये सभी क्या आ गए, जीरो आ गए। अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो आता तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता, लेकिन तीनों ही जीरो आए, डी भी जीरो आए, मतलब सभी चारों जीरो हो गए। तो इस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, पर उसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मैनी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में मैंने 2 लीनियर इक्वेशन वाला कल करा दिया था। 2 लीनियर इक्वेशन होंगे तो एक्स या वाई को के मानकर पुट कर देना, फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन सेम ही होंगी वो, क्योंकि उसमें a1/a2 b1 b2 c1/c2 इक्वल ही होते हैं सारे। यहां पर इसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल क्वेश्चन छोड़ा था 6th और 8th, दोनों क्वेश्चन इसी मेथड के हैं, वो अभी हम करने वाले हैं। इसके बाद तीसरा केस जो हमने कल करा था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे उसके, उसमें डी क्या था हमारा, जीरो के इक्वल नहीं था। जब डी जीरो के इक्वल नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन है, क्लियर। और यूनिक सॉल्यूशन है तो बस उसके बाद हम x कैसे निकालते हैं, d1/d करके, y कैसे निकालते हैं d2/d करके, और z कैसे निकालते हैं d3/d करके। ये मैंने समराइज करा दिया। या तो सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मैनी, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, 3 ही केस हो सकते हैं, ठीक है। एक बात और, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, मैट्रिक्स मेथड में एक क्वेश्चन मिला था ना जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन थी 2/x + 3/y + 4/z = 10, कुछ था ना ऐसा क्वेश्चन, मैट्रिक्स मेथड में तो था। उसमें क्या करते थे, 1/x को a लेट कर लेते थे और ये इक्वेशन बन जाती थी 2a + 3b + 4c = 10। 1/y को b लेट कर लेते थे और 1/z को c, याद आया। अगर इसमें भी यही क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही abc लेट करके क्रैमर रूल किस पे अप्लाई कर देंगे, abc पे, तो abc की वैल्यू निकाल कर वापस डाल देंगे, ठीक है।
अब सिस्टम के जो सॉल्यूशन है, हमने होमोजीनियस वाले सिस्टम की बात नहीं की थी, राइट? हमने किसकी बात की थी? सिर्फ ये मैंने अभी सारा जो बताया वो नॉन होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस वाला भी बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल तो हम 6th और 8th क्वेश्चन जो रह गए थे वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। उसमें कैसे करना है मैं इसी मेथड में क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। पढ़ना है x माइनस वाई हाँ इक्वल टू 6, एक मिनट, x प्लस 3y अब सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? कंपेयर करेंगे और क्या निकालेंगे? d क्या निकला? 1 1 5 माइनस 1 3 3 3 माइनस 3 3। कैसे निकालते हैं डेटरमिनेंट? ध्यान से देखना। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। मान लो मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये हमारे पास रो 1 है, इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1। जो भी एलिमेंट है सेम लिख लो, उसके बाद ब्रैकेट लगा लो। अब आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव कर देना है। ये रो हट गई और ये कॉलम लीव कर दिया। जो बचा उसका डेटरमिनेंट निकाल देना है। 2 × 2 ऑर्डर का डेटरमिनेंट प्रैक्टिस कर लो उसकी। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, इसकी इससे करेंगे साइन एक हमें लगाना होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9 और 9 कितना आ गया? 18। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना आ गया? 18। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर जब सेकंड एलिमेंट पे चलेंगे ऐसा होता है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो से कर रहे हो तो पहला सेम, फिर अगले वाला साइन माइनस का लेना है और फिर तीसरे वाला सेम, जिस भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब दूसरे वाला हमें क्या लेना होता है? माइनस। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं आया समझ में? हमें माइनस लगाकर चलना है। हमें यहाँ पर लिखना है माइनस और फिर लिखना है एलिमेंट की वैल्यू। एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? -1। एलिमेंट जो भी होगा वो तो लिखना ही लिखना है, बस उस एलिमेंट के आगे एक्स्ट्रा क्या लगेगा? माइनस। अब वो माइनस माइनस प्लस हो गए। अगर यहाँ पर +1 लिखा होता तो -1 हो जाता। नहीं आया क्या? अभी भी डाउट है? देख लो, दिक्कत थी आपके वाले में भी। हाँ चलो, अब फिलहाल +1, ठीक है। अब करना वही काम है, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये जिस एलिमेंट में, जो एलिमेंट वो रो में आता है और वो एलिमेंट जिस कॉलम में आता है उसको डिलीट कर देंगे। तो टी शेप में डिलीट हो गया, बचा क्या? ये 2 बच के 1 5 माइनस 3 3। तो 1 को 3 से करेंगे 3 और इसको इससे करेंगे 15 विद प्लस, तो 18 ही हो जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट यहाँ 3, इसके साथ प्लस है, मतलब जो भी एलिमेंट है वही लेना है। अगर यहाँ -3 लिखा होता तो -3 आता, चेंज नहीं करेंगे साइन उसका। तो +3 मल्टीप्लाइड बाय दिस कैंसिल 1 × 3 इज 3 और माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा? तो 18 + 18 माइनस, तो 36 माइनस 36, तो डी वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब हम क्या निकालेंगे? D1 D2 D3 निकाल लोगे? निकाल कर दिखाऊं? D1 कैसे निकलेगा? फर्स्ट कॉलम यानी कि 6 -4 और 10, और यहाँ पर -1 3 3 3 -3 3। इससे ही तो कॉपी करना है। इसमें जो दोनों हैं वो तो सेम रहेंगे, फर्स्ट की यहाँ चेंज हो जाएगा। अब इसकी D1 की वैल्यू निकालते हैं अगर, तो क्या वैल्यू निकलेगी? 6। अब ये कैंसिल, इसको इससे, तो 18 आ जाएगा। 9 + 9 इज 18। अब -1 यहाँ साइन चेंज होकर +1, दिस कैंसिल, माइनस का 12 और प्लस का 30, तो 18 आ गया। +18 +30 क्या ना, और फिर +3, दिस कैंसिल, माइनस का 12 और माइनस का 30, माइनस का 18 6 होता है 108, प्लस का 18 और ये 126, तो 126 माइनस का 126, तो वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर हुआ? कैलकुलेटर अलाउड है, उसमें कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो। चलिए आगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब D1 हमारा 0 आ गया। इसी तरह से D2 खुद निकाल लेना या मैं निकाल कर दिखाऊं? इस कॉलम को यहाँ लिख देना, ये दोनों सेम। इसी तरह से D3 भी निकाल लोगे, तो D1 D2 D3 ये तीनों ही सभी क्या आ गए? 0 आ गए, और D भी 0 आ गया। तो क्या कहेंगे इसको कि कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? देखना बुक में D2 D3 0 ही निकाल रखे, निकाल ही लोगे तो, है ना? यहाँ तक हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। अब करना क्या है, ये मेथड सीखना हमने जो कल नहीं किया था। अब z को जैसे मैट्रिक्स मेथड में किया था वैसे ही है। लेट z बी k, किसी एक को k ले लेना, x y z में से किसी एक को। z को मैंने k ले लिया, फर्स्ट 2 इक्वेशंस में पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? x - y
इक्वल टू 6 माइनस 3k। समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पर k रखा है, 3k बना और उधर ले गए माइनस में। ऐसे ही यहाँ पर -4 तो पहले ही है, ये उधर चला जाएगा तो +3k हो जाएगा। चले आगे। अब ये 2 का सिस्टम बन गया। इन 2 के सिस्टम को सॉल्व करना आता ही है तुम्हें। कैसे सॉल्व करोगे? d निकाल लो, 1 -1 1 और 3। अब इसका सिस्टम में d तो यही होगा ना 2 वाला, और रेजिड्यूल कॉलम ये है, k तो कांस्टेंट ही है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। कितनी वैल्यू आई? 3 + 1 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोल दोगे? सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। रिपीट हो रहा है बस क्रैमर रूल। अब d1 निकाल दो। d1 निकालते कैसे हैं? फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं रेजिड्यूल से। रेजिड्यूल कॉलम क्या है इस बार? 6 - 3k और 3k - 4 प्लस 3k है -4 आगे पीछे लिख सकता हूँ। समझ में आया? दोबारा बताऊं? ठीक हो गया भाई? चलें आगे। कोई दिक्कत आ रही है? और यहाँ पर -1 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 18 - 9k। अब ये माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस ही हो जाएगा। बस 1 को इससे ही मल्टीप्लाई करना है, तो कितना रहेगा? 3k - 4। तो कितना बन जाएगा? 18 - 4 इज 14, माइनस का कितना? 6k। ये वैल्यू किसकी आ गई? d1 की। अब d2 निकालना है, तो d2 कैसे निकालते हैं? ये सेकंड कॉलम पे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 1 करना, 3k - 4 माइनस का 6 और साइन चेंज हो गए। जब इसको इससे करोगे तो आएगा 6 - 3k, और हमें माइनस लगाना है तो दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 6 माइनस का हो जाएगा और 3k माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो कितना बन गया? 3 और 3 6k माइनस का 10। ये वैल्यू किसकी आ गई? d2 की। अब हमें पता है x और y क्या होते हैं। x होता है d1/d और y क्या होता है? d2/d। तो x की वैल्यू d1 कितना निकला? 14 - 6k। d से डिवाइड कर दो, d कितना था? 4। और यहां से अगर हम कॉमन ले लें 2 तो क्या बचेगा? 7 - 3k डिवाइड बाय में 2। ये वैल्यू किसकी आ गई? x की। बॉक्स बना दो। y की वैल्यू d2/d। d2 की वैल्यू कितनी है? 6k - 10 डिवाइड किससे करोगे? 4 से। 2 कॉमन निकाल लो, कट जाएगा। क्या बचेगा? 3k - 5 डिवाइड बाय में 2। और z कितना था हमारे पास? k। दोबारा समझाऊं? ये आ गया। सेम एज इट इज मैट्रिक्स मेथड में भी तो यही करते थे। z को k लेकर पहली 2 में पुट करते थे और उसको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व कर देते थे। z को k लेकर पुट करते हैं और फिर से क्रैमर रूल से ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्रैमर रूल से ही कर रहे थे। अब 2 × 2 का सिस्टम बन गया। ये x y की वैल्यू निकल गई k में, z को k ले रखा था तो तीनों k में आ गए। अब एक काम करना है, क्या? वेरीफाई। तीसरी इक्वेशन में पुट करना है। अगर मैंने यहाँ पर पहली 2 की जगह ये 2 लिखी होती तो इसमें पुट कर लेता। कोई कंपल्सन नहीं है कि पहली 2 में ही पुट करना है, किसी भी 2 में पुट करना है। तीसरी से वेरीफाई करना है और वेरीफाई 100% होगा। बस करके दिखा दो। तो LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो थर्ड इक्वेशन की वेरीफाई करने के लिए। तो क्या है? 5 टाइम्स x। अब x की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस का 3k और डिवाइड बाय में 2। अब प्लस का 3y, y की वैल्यू कितनी है? 3k माइनस का 5 डिवाइड बाय में 2 और फिर प्लस 3z। तो z की वैल्यू कितनी है? 3, z की वैल्यू k। इसको सॉल्व करके देखते हैं 10 आता है या नहीं आता। 5 7 जा 35 माइनस का 15k और प्लस का 3 3 जा 9k माइनस का 15 डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लिया हमने, तो प्लस का कितना k हो जाएगा? 6k हो जाएगा। 9k और 6k 15k, प्लस और माइनस कैंसिल। 35 में से 15 गया 20 डिवाइड बाय में 2, कितना आंसर आ गया? 10, विच इज व्हाट? राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाइड दैट हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? k बिलोंग टू रियल नंबर एंड द आंसर इज x इज दिस, y इज दिस एंड z इज दिस। चलें आगे, कोई दिक्कत? ठीक। अब 8th जो एग्जाम्पल है वो सेम है। अब तुम्हारे सारे हो जाएंगे पीछे से। बताओ 8th कराऊं या रहने दूं? बिल्कुल सेम है, कहते हो तो करा देता हूँ। देखो 8th पढ़ना। हाँ दिखा दो करके, बिल्कुल करके दिखा दो। 8th वैसे पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ है। कुछ अलग है तो बुक में से ही देख लो। सारे ही 0 आ गए। z को k ले लिया, पहली 2 में पुट कर लिया, फिर से x और y की वैल्यू k की टर्म्स में निकाल ली, तीसरे में पुट कर ली, वेरीफाई कर लिया, विच इज ट्रू। मैंने LHS RHS लेकर दिखा दिया था, बात वही है। हो जाएगा ना? बिल्कुल सेम है। ये कराऊं भाई? जल्दी बताओ, कराऊं क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल पढ़ना। कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज। ब्रैकेट में ना s लिखा हुआ है, उसका मतलब है एक या एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। ये जो ब्रैकेट में s लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तीनों केस दे रखे हैं। तो पहले तो मैं इसके अंदर सिस्टम लिख देता हूँ। सिस्टम है x + y + z = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है x + 2y + 3z = 10 और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास x + 2y
और प्लस में ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये लैम्डा का सिंबल है, लैम्डा। और उससे अगला सिंबल है म्यू का, एम यू बोलते हैं, म्यू, ये ऐसे सिंबल बनाते हैं। तो लैम्डा जेड इज इक्वल टू, इसने दे रखा है म्यू, ठीक है। 3 केस है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहला केस हम कर रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, जो डी है वो 0 के इक्वल नहीं होता, बस यही कंडीशन होती है। डी होता है डेटर्मिनेंट, डेटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 1 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 2 3 और 1 2 लैम्डा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। यही सीखा हमने, सॉल्व कर दो। 1 एक्सपेंड बाय रो 1, दिस कैंसिल, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा से और 2 को करोगे 3 से, 6 माइनस का, अब ये माइनस का 1, दिस कैंसिल, तो 1 को करोगे लैम्डा से और 1 को 3 से, अब फिर प्लस का 1, ये कैंसिल, 1 को करोगे 2 से और 1 को 2 से, तो 2 माइनस 2, अब इज नॉट इक्वल टू 0 चलता रहेगा। यहां से कितना आया, 2 लैम्डा माइनस का 6, साइन 1 को लैम्डा से करोगे लैम्डा, माइनस और माइनस प्लस 3, और ये तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा और लैम्डा कितना बचा, लैम्डा, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना बचा, माइनस का 3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, ये माइनस 3 था उधर ले गए, प्लस का 3, नॉट इक्वल चलता रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट केस में आंसर आएगा, फर्स्ट केस में आंसर लिखना है, सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। यानी कि, और इन अदर वर्ड्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सिस्टम विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ तभी और तभी आएगा जब लैम्डा 3 नहीं होगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इसमें हमें वैल्यू मिली या वैल्यूज मिली, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू मिली, इनफाइनाइट वैल्यूज मिली, बस 3 को छोड़कर। अगर लैम्डा 3 हुआ फिर तो इस डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 हुई तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नहीं होगा। अब ये वाली वैल्यू 0 कब नहीं होगी, जब लैम्डा की वैल्यू, हाँ कोई बात नहीं, और मैं दिल्ली जा रही थी, बाद में बात करें, बैच चल रहा है। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है भाई? तो हमने ये कहा है कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट 3 को छोड़कर कोई भी वैल्यू डाल दें हम लैम्डा की, सिस्टम का क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। चलें आगे, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या था हमारा, सेकंड केस में है सिस्टम का सॉल्यूशन, दूसरे में बोला है उसने क्या सॉल्यूशन चाहिए उसको, नो सॉल्यूशन, सिस्टम का नो सॉल्यूशन चाहिए सेकंड केस में। अगर इनकंसिस्टेंट या क्या कहें हम इसको, नो सॉल्यूशन कहें, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट कहें, तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर, एक कंडीशन तो डी 0 होता है। अगर डी 0 होता है तो अभी हमने डी की वैल्यू निकाल ली थी, क्या निकली थी, लैम्डा माइनस 3, इसी को 0 के इक्वल करोगे तो लैम्डा क्या होगा, 3। यानी कि हम पहली बात कहेंगे कि लैम्डा की वैल्यू तो 3 रख लो। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 रखोगे तो डी 0 आएगा, और डी 0 आएगा तो यूनिक नो सॉल्यूशन में जाएगा, नो सॉल्यूशन में। अभी एक कंडीशन और भी थी, इसके बाद हम क्या कहते हैं, D1 या D2 या D3, इनमें से कोई एक वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो D1 निकाल कर नॉट इक्वल टू 0 रख लो, D1 निकालो, क्या निकलेगा D1, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 6 10 और म्यू फर्स्ट कॉलम को, और बाकी ये दोनों सेम, यानी कि 1 2 और 2, 1 3 और लैम्डा। दोबारा समझाऊं, ये आ गया, कोई दिक्कत? लैम्डा तो 3 निकाल ही लिया था, तो यहां पर लैम्डा की जगह क्या डाल देते हैं, 3। अब ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो यहां से क्या बना हमारे पास, सॉल्व करें तो 6 दिस माइनस दिस सेम ही बन रहा है, 0 ही हो जाएगा ना। अब आगे -1, दिस कैंसिल, इसको इससे, तो कितना बना, 30 माइनस का 3 म्यू, और फिर प्लस का 1, दिस कैंसिल, इसको इससे, तो 20 माइनस का कितना, 2 म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चलें आगे, ये 0 बन गया, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 30 प्लस का 3 म्यू प्लस का 20 माइनस का 2 म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब 30 माइनस प्लस 20 तो माइनस का 10 बचा, ये कितना हो गया, माइनस प्लस का म्यू हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, तो म्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए,
10 नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? तो हमारे पास इसका आंसर, हमने d1 को ही नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। अब d2 और d3 भी कर सकते हो, आप करना चाहो तो d2 और d3 भी कर सकते हो नॉट इक्वल टू 0। हमें एक भी अगर नॉन जीरो मिल जाए तो सोल्यूशन क्या हो जाता है? नो सोल्यूशन हो जाता है। तो अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? सेकंड पार्ट का आंसर आएगा कि लैम्डा को 3 रखना पड़ेगा और म्यू कोई भी वैल्यू ले सकता है, पर म्यू 10 नहीं हो सकता। 10 को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? नो सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे। अब तीसरा केस भी कर लेते हैं। तीसरे केस में ये था ना कि हमारे पास क्या होना चाहिए? d1 d2 d3 सारे 0 होने चाहिए। एक तो d0 होना चाहिए, दूसरी बात फिर d1 0 होना चाहिए, d2 0 होना चाहिए, d3 भी 0 होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, d को 0 करते हैं। तो d की वैल्यू थी लैम्डा -3, 0 के इक्वल। तो लैम्डा कितना आएगा? 3, यानी एक कंडीशन लैम्डा 3 होना चाहिए। दूसरा d1 आपने निकाल लिया। d1 क्या निकाला? अभी d1 निकाला ये वाला म्यू -10, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। तो म्यू -10, तो म्यू -10 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन का जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का आंसर क्या आया? लैम्डा को 3 होना पड़ेगा और म्यू को क्या रखना पड़ेगा? 10। तो सॉल्यूशन का सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसा आ जाएगा? इनफाइनाइट मैनी। अब हमने ये नहीं चेक किया कि d2 और d3 0 बनते हैं या नहीं बनते। वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई है। तो चेक कर लेते हैं। d1 तो बनेगा ही 0, ये तो हमने निकाला ही है इससे। d2 और d3 चेक कर लेना। d2 की वैल्यू क्या निकलेगी? d2 निकलेगा 6 10। d2 में सेकंड पे पढ़ देते हैं, 6 10। और म्यू कितना फिक्स किया था आपने? 10। यहां पर 10 आ गया। और फर्स्ट d1 वाले ये सेम लिखे 1 1 1, और हमने 2 को तोड़ दिया। थर्ड में क्या है? 1 3 और लैम्डा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3। अब इसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए हमारे पास? 0। इसको सॉल्व कर लेना, 0 आएगी। वैसे ना एक प्रॉपर्टी होती है, तुमने पढ़ नहीं रखी है, बता देता हूं। अगर हमारे पास दो रो एक जैसी हो जाए, देखो ये R2 और R3 सेम है ना, 110 3, इसमें भी 110 3 है। इसकी वैल्यू 100% क्या निकलती है? 0। सॉल्व भी करके देखोगे ना, देखो 0 कैसे आएगी? 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला डिटरमिनेंट बचा, ये डिटरमिनेंट सेम ही होगा। 30 - 30 0। फिर 6 करोगे -6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 1 3 3, फिर से 3 - 3 0, और फिर ये 1 करोगे तो 10 - 10 0। अल्टीमेटली 0 0 0 को फैक्टर 0 आएंगे। प्रोडक्ट करोगे तो 0, तो d2 0 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। अब d3 निकालोगे तो क्या होगा? d3 निकालोगे तो 1 1 1 1 2 2, ये दोनों सेम लिखे। d3 में थर्ड जो कॉलम है ना मेरे पास, उसको रेजिडुअल कॉलम से बदल देंगे, यानी कि 6 10 और म्यू की वैल्यू 10। तो इसमें भी वैल्यू सेम आएगी, देखो 1 2 10 1 2 10। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 आंसर हुए। पहला आंसर, अगर उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 3 इट कैन टेक एनी वैल्यू। दूसरा, उसने कहा नो सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे लैम्डा 3 हो सकता है लेकिन म्यू 10 नहीं होगा, लैम्डा 3 ही होगा और म्यू 10 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। और तीसरा, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो लैम्डा को 3 रखना है और म्यू को 10 रखना है। यहां पर वैल्यू निकली है, यहां पर वैल्यूज निकली है, और यहां पर भी वैल्यूज निकली है। यहां पर इनफाइनाइट वैल्यूज है, यहां पर इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन वहां पर एक ही वैल्यू है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। बिल्कुल यही। क्या दिक्कत आई बताओ? कहां से समझ नहीं आया? दिक्कत कहां आई? फिर देखो क्या कर रखा है इसने, आंसर क्या दिया हुआ देखो ना। हाँ यही है बिल्कुल। इसने d2 d3 निकाल कर दिखाया नहीं है, मैंने वो निकाल कर भी दिखा दिया। ठीक है, अब तुम्हारे और कौन से क्वेश्चन रह गए? बस डन, कंप्लीट। इसमें होमोजीनियस सिस्टम तुम्हारे पास है नहीं ना? एक है 15th क्वेश्चन होमोजीनियस सिस्टम पे है। इसने एग्जांपल शायद नहीं दे रखा होमोजीनियस सिस्टम का, लेकिन दे रखा है। इस बुक में तो क्वेश्चन है ना, मैं बता देता हूँ। होमोजीनियस सिस्टम एक छोटा सा पॉइंट है। तो लास्ट टॉपिक नहीं, कहाँ था होमोजीनियस? 6th क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, चलो देखो, मैं कह रहा था एग्जांपल में होमोजीनियस नहीं दे रखा था इसने क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, चलो देखो होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है। क्या? हाँ ये होमोजीनियस है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट तुमने कर लिया ये? हाँ कर लिया। हाँ तो इसके अंदर तो k ऐड कर लेना ना। हाँ तो ये तो वही है। लेकिन इसमें सॉल्यूशन तुम्हारा 2 और 1 10 और 5, 2/10 1/5, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला बन गया। लेकिन इसमें 1 सॉल्यूशन वाला भी हो सकता है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। अब तुमने तो देखा ही नहीं ना उसको, कोई बात नहीं है। फिलहाल ये समझोगे तो आ जाएगा सारी बात समझ में, वो बाय चांस है सेम मिल गया। अब कौन सा सिस्टम कर रहे हैं हम?
होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस में क्या फर्क होता है? होमोजीनियस सिस्टम में जो इक्वेशंस होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस का c1z किसके इक्वल? 0 के। a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल टू 0। a3x प्लस का b3y और प्लस का c3z इज इक्वल टू 0। मतलब d1 d2 d3 की जगह क्या मिलते हैं हमें? तीनों फिक्स 0 होते हैं। अगर दो में या तो d1 d2 0 होंगे तो इस सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। हमने कहा था होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा होता है। नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन होमोजीनियस का सॉल्यूशन हमेशा होगा। अब अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो इसके सॉल्यूशन दो ही टाइप के हो सकते हैं। एक तो हमने कौन सा सॉल्यूशन स्टडी किया था? मैट्रिक्स मेथड में भी पढ़ा था। इसको बोलते हैं, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल। इसके लिए देखो कंडीशन क्या है। अगर आपका d की वैल्यू 0 नहीं आती, d की वैल्यू 0 नहीं आती, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है x y z तीनों ही 0 होंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो इसमें क्या होता है? इसमें d0 आ जाता है। बस d0 आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल। आगे d1 d2 d3 निकालने की नीड नहीं है क्योंकि 100% 0 ही आएंगे। सोचो क्यों? जब आप d1 निकालोगे तो d1 में क्या करते हो? रेजिड्यूल कॉलम को बदल देते हो ना। और रेजिड्यूल कॉलम तो ध्यान से देखो तो ये 0 0 0 ही है, तो इसकी वैल्यू तो एक्सपेंडिव कॉलम 1 से कर लेंगे। नहीं आ रहा क्या माइंड में? तो इस केस में d1 d2 d3 तो तीनों ही 0 के, निकालने की जरूरत नहीं है। तो d0 आया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो कैसे करेंगे? z को अभी करके दिखाया था ना जो इनफाइनाइट मैनी वाला, वैसा ही करेंगे। z को k ले लेंगे और पहली दो इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुट इन फर्स्ट टू इक्वेशंस। वैसे तो क्वेश्चन में ही करके दिखा देता हूं, या फिर देख लो। पुट इन फर्स्ट टू इक्वेशंस, पहली दो इक्वेशन में पुट कर लेंगे और k को उस साइड ले जाएंगे। क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे सिस्टम को। x और y की वैल्यू k में निकल गई, z k में है, थर्ड को सेटिस्फाई करेगा, खत्म। करके दिखाऊं या रहने दूं? बोलो। एक एक दोनों पे करके दिखा देता हूं। देखो अच्छा, ये हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल कैसे बोल दिया इसको? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, x की वैल्यू क्या निकलती है? d1/d ये निकलती है। अब हमारे पास d की वैल्यू 0 नहीं आई। पहला केस जब हमने ट्रिवियल बोला था, ट्रिवियल क्यों बोला था? d की वैल्यू 0 नहीं आई। d1 जब निकालेंगे तो d1 तो पक्का 0 ही आएगा। अरे d1 में फर्स्ट कॉलम जो है उसको 0 0 0 से रिप्लेस करोगे तो ये तो 0 ही आएगा। अब d1 0 आएगा और ये 0 नहीं है। 0/5 कुछ भी नंबर हो, 0/something क्या होता है? 0। तो सॉल्यूशन 0 ही आया। इसी तरह से y भी 0 आएगा और z भी 0 आएगा। तो इसमें एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। यानी होमोजीनियस का या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट मैनी होता है। यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। और इनफाइनाइट मैनी को क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल। समझ में आ गई बात? पेपर तक तो तुम बहुत बार भूल जाओगे पढ़ने के बाद भी, और वीडियो हेल्प करेगी अच्छा दोबारा देखोगे तो। ठीक है भाई, आगे देखें। और अब हमारे पास क्या है? और नॉन ट्रिवियल में क्या होता है? अब d1 भी 0 है और d भी 0 है, तो 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो हम इसका आंसर बता नहीं सकते। तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिक नहीं कहते, यहाँ पर नॉन ट्रिवियल हो जाता है, ट्रिवियल नहीं होता बेसिकली। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और एक क्वेश्चन ये आ गया। दोनों में कैसी इक्वेशंस है हमारे पास? होमोजीनियस, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, 0 0 है, दोनों में होमोजीनियस है। इसका d निकालते हैं, क्या निकलेगा? 3 9 -5 -15 क्या निकला d? इसको इससे, इसको इससे, तो माइनस का 45 प्लस का 45, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर d की वैल्यू 0 आई तो क्या बोल दोगे? कैसा सॉल्यूशन होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अब इस केस में x या y को k लेट कर लो, किसी एक को। x को मैंने k लेट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, तो कितना आएगा? 3k माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो 3k किसके इक्वल आ जाएगा? 5y के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3k डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास x कितना था? k, और y कितना था? 3k/5। तो हमारा फाइनल आंसर कितना बना? x आ गया k और y आ गया 3k/5, और k किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। है कोई तकलीफ?
y को भी k लेट कर सकते थे, x निकाल लेते हैं, ये 2 का सिस्टम था। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में d निकालते हैं तो 2 3 7 माइनस 5 तो कितना आया, माइनस का 10 और प्लस का 21, तो कितनी वैल्यू आ गई 11। क्या ये 0 है? नहीं है। जब d नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? ट्रिवियल। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? x भी 0, हाँ -21 आएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -31। अभी भी नोट 0 है ना, 31 -31। और तो सॉल्यूशन ट्रिवियल होता है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में x और y दोनों ही क्या हो जाएंगे? 0। क्यों होंगे 0? खुद सोचो। अगर d1 निकालोगे तो पक्का 0 ही निकलने वाला है d1, क्योंकि d1 में क्या करते हो, फर्स्ट कॉलम इसको रिप्लेस करते हो तो 0 0, सॉल्व करोगे 0 क्या आएगा, यानी फॉर्मूले से भी निकाल लो तब भी तो 0 0 ही सॉल्यूशन आएंगे। अब तुमने जो बुक में क्वेश्चन किए थे वो ये वाले क्वेश्चन थे तुम्हारा, जिसमें d 0 आ गया तो उसमें तुमने k ऐड करेगा, सही किया। लेकिन अगर बाई चांस ये क्वेश्चन मिलता तो सॉल्यूशन कैसा आता? ट्रिवियल। एक सॉल्यूशन होता सिर्फ, और वो सॉल्यूशन 0 0 होता। 0 0 तो इसमें भी है, लेकिन इसमें 0 0 के अलावा बहुत सारे हो रहे हैं, इनफाइनाइट, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही है। तो होमोजीनियस के सॉल्यूशन हमेशा होते हैं या तो ट्रिवियल या तो नॉन ट्रिवियल। अब 3 में अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 में कैसे करना है? मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूं, 3 के अंदर 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू 0, 3x माइनस z इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसका d निकाल लोगे सबसे पहले तो 2 3 4, 1 माइनस 3 माइनस 5, क्या बनेगा? 3 आगे 0, y नहीं है ना, यही चीजें तो ध्यान रखनी है। अब d की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2, दिस कैंसिल, ये कितना आ रहा है? 3 माइनस 0 तो 3, माइनस का 3, दिस कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 15, 14 प्लस का 4, ये कैंसिल, 0 प्लस का 9, 6 माइनस 42 प्लस का 36। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, क्या वैल्यू 0 आ रही है? d की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गई बात? अब पहले मैं एक चेंज करता हूं, मान लो मैंने यहां पर 5 कर दिया, अभी क्या लिखा हुआ था 4, अब मैंने क्या लिख दिया? अगर मैं यहां पर 5 लिख दूं तो एक्सपेंड करूंगा तो ये कैंसिल, तो पहले वाला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, उसमें तो इसका कोई रोल नहीं है। सेकंड वाला ये भी सेम रहेगा, 5 जाएगा, 5 into 9 45, ये कैंसिल, हाँ ठीक है। तो लास्ट वाले में -40 प्लस का 45 आ जाएगा। वेरी गुड। कितना बना हमारे पास? वैल्यू कितनी आई? 51 माइनस 42 दैट इज 9। तो क्या ये 0 है? d 0 नहीं आया ना, खुश हो जाओ। कैसा सॉल्यूशन होगा? और आपका आंसर रेडीमेड है, और रेडी आंसर क्या है? बिल्कुल x y z तीनों ही क्या हो जाएंगे? 0। यानी डेटरमिनेंट नॉन 0 आते ही ट्रिवियल सॉल्यूशन तीनों 0, क्योंकि आप वैसे भी निकालते हो तो d1 d2 d3 0 0 बाय समथिंग 0। बट हम बात करेंगे उसी की जो पहले वाला था, यानी एक ये वाला करा दिया मैंने। 4 टाइप के हो सकते थे, या तो 2 वेरिएबल में हो सकता था या 3 में। 2 के दोनों करा दिए, 3 के दोनों करा दिए, 3 का ये वाला तो करा ही दिया। अब 3 में ये रह गया जो बड़े वाला है, यहां पर क्या था? 4। अब इसमें कैसा सॉल्यूशन है मेरे पास? नॉन ट्रिवियल। d 0 आ गया तो कैसा सॉल्यूशन होता है? नॉन ट्रिवियल। अब ये इक्वेशन पता मैंने कैसे बनाई थी? मैंने कोई भी 2 इक्वेशन लिखी थी, पहली 2 इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी थी बिना सोचे समझे, लेकिन तीसरी इक्वेशन मैंने इन दोनों को ऐड करा था। 3x ये कट गया, और ये जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है ना, तो तीसरी इक्वेशन इन दोनों पे डिपेंडेंट होती है, इन्हीं के कुछ मिक्सचर से बनी होती है, तो अलग अलग है ही नहीं सिस्टम। खैर चलो, अब तुम्हें यहां सॉल्व कैसे करना है? लेट करना है z को क्या? k। पहली इक्वेशन में पुट करो, 2x प्लस 3y इक्वल टू -4 के। समझ में आया? यहाँ +4 क्या होगा? उधर जाके चला गया। ये वाला क्या बना? x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 के। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? फिर से क्रैमर रूल से। अब क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? d निकालना पड़ता है। क्या बनेगा? 2 3 1 -1 कोएफिशिएंट ऑफ x y। अब देखो d की वैल्यू कितनी आती है? माइनस का 2 माइनस का 3 विच इज -5 नॉट इक्वल टू 0। तो पहला केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या निकालेंगे? d1। पहले कॉलम को इसको रिप्लेस कर दो, -4 के माइनस का 5 के, और दूसरे वाला सेम रहेगा इसका 3 और -1। क्या वैल्यू निकलती है? प्लस का 4 के और प्लस का 15 के, तो कितना हो गया? 19 के।
अब D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को बदल देंगे, माइनस का 4k और 5k, और यहाँ पर क्या रहेगा फर्स्ट, दैट इज 2 1, कितना बनेगा 10 + 4 दैट इज 14k, तो D2 आ गया 14k। अब मुझे क्या निकालना है, D1/D और D2/D, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, D1 की वैल्यू कितनी थी 19k और D की वैल्यू कितनी थी -5, तो वैल्यू कितनी बन गई 19k/5 विद अ नेगेटिव साइन, और D2/D इसकी वैल्यू कितनी बन गई 14k/5। एक्स और वाई आगे, जेड को मैंने के लिया हुआ था, तो मेरा फाइनल आंसर ये निकल गया, के रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब एक बात, क्या हमें वो करके दिखाना है वेरीफाई, हाँ करके दिखा दो, अच्छी बात है। अब थर्ड इक्वेशन में पुट करके दिखाओ कि सेटिस्फाई करता है। थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x - z, लेफ्ट साइड ले ली मैंने। अब 3x क्या निकाला था हमने, माइनस का 19k/5, और z क्या लिया था, तो कुछ गड़बड़ आ रही है ना, x कितना था 19k/5, एक बार ये कैलकुलेशन देखना दोबारा से, प्लस का -3 आएगा, जहाँ पे -1 क्यों देख लिया, -3 आएगा, कौन सा -3, वहाँ पे -3 के नीचे 2 3 1 माइनस, ये तो ठीक है, -3 आएगा ना, कौन सा -3, ऊपर 2 3 1 और -3 अच्छा ये यहाँ पर वही तो पूछ रहा हूँ ना, ये वाली वैल्यू -3 है ना, तो कितना बना, फाइनल आंसर कितना आया, माइनस का 6 देखो यहाँ वेरीफाई नहीं कर रहा ना, अब मैं यहाँ पर के डालता तो वेरीफाई नहीं हो रहा, जीरो तो आ नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी, दोबारा से ढूंढ लो, ठीक है, कितना वैल्यू कितनी बनी, ये -9 नॉट इक्वल टू 0, वही सब रहेगा, ये सब तो ठीक ही है, ये एक मिनट यहाँ 3 होगा, कितना आएगा, पेपर तो तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है, मैं तो बता रहा हूँ कितना वैल्यू, 3 क्या आएगा, हर बार थोड़ा होता है, 12 और प्लस हो जाएगा ना 15, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस हम भी तो करेंगे ना जब ऐसे करेंगे, तो 12 और 15 प्लस हो जाएगा, वैल्यू 3 आ गई, ये सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3k आ गई विद पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, और नीचे भी चेंज होगा y में वैसे नहीं, हम y डिवाइड कितना आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -3 के हाँ, और z की वैल्यू के k, z की वैल्यू k, तो ये कितना बना, ये अभी भी जीरो आना तो जीरो चाहिए ना, कैंसिल हो जाना चाहिए। x क्या था हमारा, एक मिनट, 2 1 3 -3, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 नॉट इक्वल टू 0। D1 में क्या किया था हमने, इसको प्लस में ले गया, इसको माइनस में, इसको यहाँ पर ये माइनस नहीं है ना, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है फाइनली, प्लस का 12k और माइनस का 15k, तो क्या वैल्यू आ रही है माइनस का 3k। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया है, यहाँ नहीं लगाया, बस वहाँ लगा लिया था। कितनी वैल्यू बन रही है, यहाँ तो सही है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3k डिवाइड बाय -9, -3k डिवाइड बाय -9, k/3, अब पुट करो 3 टाइम्स, तो क्या वैल्यू आ रही है 0, ठीक, तो k की वैल्यू आ रही है 0, मतलब ये सॉल्व करके आ रहा है 0, तो राइट हैंड साइड आ गई, मतलब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक बार थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता दूं क्या, हाँ बता रहा हूँ, थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाल लो। इसके एक्सरसाइज तो है नहीं, बस तुम्हारे एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी बताऊंगा ना, बाकी सारे तुम खुद भी कर लोगे। हाँ सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक अगर आ गया तो बाकी ये हो ही जाएंगे। अच्छा कुछ तो खुद ही करने हैं, जैसे 7th एग्जाम्पल है ना, लास्ट निकालना 7th एग्जाम्पल। मिला क्या 7th एग्जाम्पल है, पढ़े एक बार 7th एग्जाम्पल। ये तुम्हारा वही एक क्वेश्चन कल किया था ना, कार स्टील वाला, वही है। देखो, अ सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स। ये मिसलेनियस क्वेश्चन समझ लो, कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स फॉर द आइटम PQR आइटम दे रखी है, सेल यूनिट जनवरी में इतनी हुई है, फेब में इतनी और मार्च में इतनी। उसकी टोटल कमीशन कितनी है, 800, 900 और 850, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड आउट रेट्स ऑन कमीशन ऑन आइटम PQR। मान लो P आइटम पर X रुपए उसकी कमीशन है और Q आइटम पर कितनी है, Y रुपए।
और Z आइटम पर कितनी कमीशन है उसकी, Z रुपए। यानी एक आइटम P वाले टाइप की एक आइटम की X रुपए है। अब P वाली आइटम जनवरी में कितनी सेल हुई है, 90, तो उसे कितनी कमीशन मिली होगी, 90X। नहीं समझ में आया, नहीं आया क्या भाई समझ में। और दूसरे सेल्स Q की कितनी करी है, 100 यूनिट की, एक यूनिट की सेल की कमीशन कितनी मानी थी Y, तो कितनी हो जाएगी 100Y। और एक यूनिट R की कमीशन कितनी है Z, तो कितनी यूनिट सेल करी है 20, तो कितना हो जाएगा 20Z। अब तीनों को प्लस करना, 90X प्लस 100Y प्लस 20Z किसके इक्वल करेंगे, 800। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बन रही है 130X प्लस 50Y प्लस 40Z। सिमिलरली तीसरी बन रही है 60X प्लस 100Y प्लस 30Z इक्वल टू 850। क्वेश्चन ने किसी मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, तो जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, क्रैमर रूल से या मैट्रिक्स मेथड। उसने किस मेथड से सॉल्व किया, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करा, लास्ट में XYZ की वैल्यू निकाल ली और ये हो गया हमारा डन। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना, सिक्स्थ एग्जाम्पल, परसेंटेज टू बी एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट्स। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है एलोकेशन वाला। अब कुल मिलाकर आपको S1, S2, P1, P2, P3, P4 ये सब दे रखे हैं, और S1, S2 ये दे रखे हैं। इक्वेशंस देखना क्या बनी हुई है, तुम्हें इसकी इक्वेशन शायद समझ में नहीं आएंगी। नहीं आ भी है, आ गई समझ में, नहीं आई। ये हम कहाँ कर लेंगे। चलो इसका एक बार फर्स्ट क्वेश्चन निकालना, इसी का फर्स्ट एग्जाम्पल। एक तो मैं करा देता हूँ ना, टॉपिक बताना है बस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन बिजनेस, पढ़ना एक बार क्वेश्चन। द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द नंबर, मिल गया, फर्स्ट मिल गया। द फॉलोइंग पेज नंबर है 10.31 इस चैप्टर में। 10.2 के बाद जहां 10.2 एक्सरसाइज खत्म हो रही है ना, जस्ट उससे अगले पेज पर नहीं मिला क्या, तेरी बुक में नहीं है। द फॉलोइंग मैट्रिक्स, बुक में पढ़ लेना। द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स of 3 products PQR that can be processed per hour on 3 machines 1, 2 and 3। उसने एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि मैट्रिक्स का यूज क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए कन्वीनियंट मैनर। टैबुलर फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो मैट्रिसेस की हेल्प से। तो उसने हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रखी है, उसने कहा है कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स PQR जो कि प्रोसेस होते हैं पर आवर ऑन 3 मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट मशीन P प्रोडक्ट के 10 यूनिट बनाती है, सेकंड मशीन P प्रोडक्ट के 12 यूनिट, और थर्ड मशीन P यूनिट के कितने बनाती है। इसी तरह से Q के फर्स्ट मशीन इतने बनाती है, सेकंड मशीन इतने और थर्ड मशीन इतने। इसी तरह से R के फर्स्ट मशीन इतने, सेकंड मशीन इतने और थर्ड मशीन इतने यूनिट्स बनाती है। समझ में आ गया या नहीं आया। ये यूनिट्स पर आर में है, पर आर का मतलब ये हो गया ना 1 आर के अंदर। तो अगर हम अब इस टेबल को देख के बताओ 1 आर के अंदर सेकंड मशीन आर के कितने बना रही है, सेकंड मशीन आर के कितने बना रही है, 1 आर में सेकंड मशीन आर के कितने बना रही है, 18 बना रही है। अरे कमाल है, आर ये है, सेकंड मशीन ये है, तो 18 नहीं बना रही है क्या, नहीं आया है क्या अभी भी समझ में। ये जो टेबल है ना, इसमें 1 आर का प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखा है PQR यूनिट्स का 1, 2, 3 मशीन से। तो मशीन 1 P के 10 यूनिट बना रही है 1 आर में, 12 P के बना रही है सेकंड मशीन 1 आर में, और थर्ड मशीन P के 15 बना रही है। इस तरह से बना रही है। अब बताना Q के थर्ड मशीन 1 आर में कितना बना रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा how many units of each product can be produced if the R's available on machines A, B, C are। A मशीन के फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मशीन, ये जो A मशीन है इसके कितने मैक्सिमम R अवेलेबल है 54, इसके कितने हैं 46, और इसके कितने हैं, बात समझ में आ गई। वो ये कहना चाह रहा है ये 1 आर का डेटा है और ये इतने इतने आर्स अवेलेबल है। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स का नाम रख लो A, ये वाली मैट्रिक्स 10, 12, 15, 13, 11, 20, 16, 18 और 14। क्लियर। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है,
ये मैट्रिक्स है 1R का प्रोडक्शन डिटेल्स, 1R की प्रोडक्शन कैपेसिटी मैट्रिक्स है। इसमें मेरे को 1R की प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है, किस किस की, मशीन 1 की, मशीन 2 की और मशीन 3 की, यानी मशीन ABC की प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है। 1R में इतने यूनिट बनते हैं। समझ में आ गई बात। अब तीनों मशीन के इतने 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 आर्स अवेलेबल हैं, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं है। अगर मेरे पास फर्स्ट मशीन 54 आवर्स के लिए अवेलेबल है तो मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट मशीन से पी के कितने प्रोडक्ट बना सकता हूं। अगर 1 आवर में 10 बना रहा हूं तो 54 आवर्स में कितने बना सकता हूं, 540। नहीं आई बात समझ में। तो बट अब मुझे निकालना है यहां पर, कैसे बताएंगे हम, देखो अब हम एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं, लेट बी मैट्रिक्स विद द मैट्रिक्स। अब इसके ना दो चॉइस होते हैं हमारे पास। ऑब्वियसली ये वाली चीज को लिखना है मेरे को, इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और ये इंफॉर्मेशन क्या है, 54 आवर्स अवेलेबल है, 46 आवर्स और 48 आवर्स, 3 आवर्स 3 जो अवेलेबल है। तो या तो रो मैट्रिक्स बनाओगे या तो कॉलम मैट्रिक्स, दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, या तो रो में लिख सकते हो या फिर कॉलम में। मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 यहां लिखते हैं एक बार, 54, 46 और 48 यहां पर लिखे अगर ऐसे, तो 56 ये आ गया, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। क्लियर हुआ। दो चॉइसेस पॉसिबल हैं, या तो ये या तो ये। अब डिसाइड कैसे करना है, पहले तो ये देख लो इसका ऑर्डर कितना है, तो ये तो नहीं बन सकती, इसका ऑर्डर 1 into 3 का है, पॉसिबल ही नहीं होगा मल्टीप्लाई करना। ये बन सकती है 3 into 1। अगर 3 into 1 की यहां पर हम लिख दें 54, 46 और 48, तो एक बार सोचो होगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट में 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, 54 से। सही है। ये क्या चीज है, ये है 1 आवर में P कितना बनेगा, ये वो चीज है, 10 यूनिट बनेंगी। और ये 54 क्या है, फर्स्ट मशीन कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है, तो 1 आवर के कैपेसिटी को मैं 54 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 आवर्स की कैपेसिटी आ जाएगी जो कि हमें निकालनी थी। नहीं आया समझ में, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया वही हमें निकालना था, मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया, 540। ये तो फर्स्ट मशीन बना रही है, किसके बना रही है फर्स्ट मशीन, पी के। क्लियर। अब इसमें क्या हम प्लस करेंगे फर्स्ट रो में, अब ये 12 क्या चीज है, सेकंड मशीन किसके बना रही है, पी के। तो यानी अब जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, टोटल पी कितना बन सकता है तीनों मशीन से। समझ में आ रही है बात, कितना बन सकता है, 12 को 46 कर लेना मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आता है, और फिर 15 को कितने से कर लोगे, 48। इस तरह से दोनों लाइनें भर लोगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनी, ये क्या मैट्रिक्स बनी, टोटल प्रोडक्ट दैट कैन बी पॉसिबल PQR बाय यूजिंग 3 मशीन्स। देखना क्या कर रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गई बात। तो जो ये नंबर आएंगे ना सम करके, वो क्या आएंगे, PQR के टोटल प्रोडक्ट्स, कितने यूनिट्स बन सकते हैं, बस यही करना होता है इनमें। ठीक है, सेकंड बताऊं, हाँ ठीक है फिर कर लेना। सेकंड चैप्टर बता दूं, सेकंड चैप्टर करा दूं, भी कोई आया नहीं है इसीलिए कह रहा हूं मैं, करा देता हूं थोड़ी देर, क्या दिक्कत है। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं करा देता हूं, तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर बाद में कर लेंगे। 10th चैप्टर कंप्लीट है तुम्हारा, 9th और 10th दोनों। करा दूं, नया ही चैप्टर है, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत बेसिक्स बता देता हूं। हाँ भाई चले, चैप्टर 2। ये 2 सिंबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको भी छोड़ो, इससे पहले बात करते हैं इस चैप्टर का जो बेसिक है वो ये है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज अ स्टेटमेंट। मैथ्स में स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। इन मैथमेटिक्स वी से अ स्टेटमेंट, मैथ में हम बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट इज एन असर्शन, इज एन असर्शन विच इज, या स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ही कहते हैं वैसे तो, ठीक है। स्टेटमेंट इज a sentence or assertion which is
ईदर ट्रू और फॉल्स बट कांट बी बोथ। स्टेटमेंट वो असर्शन है जो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट वो दोनों नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। हमारे पास काफी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं बहुत सारे जो कि क्या होते हैं, एक ही टाइम पर वो ट्रू भी होते हैं और फॉल्स भी होते हैं। समझ में आ गई बात? वो समटाइम्स ट्रू और समटाइम्स फॉल्स वाला सीन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब एग्जाम्पल, क्या लिखा है मैंने? दिल्ली इज इन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। और कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ये। क्लियर? स्टेटमेंट है या नहीं है? द आंसर इज स्टेटमेंट है। जयपुर इज इन इंडिया इज अ स्टेटमेंट बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 2 + 2 इज इक्वल टू 5, क्या ये स्टेटमेंट है? आंसर यस, स्टेटमेंट है। पर ये कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ गई बात? क्या? हाँ ठीक है, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ठीक है, ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ठीक है, मैंने लिखा ही इज ए गुड बॉय। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो लॉजिक पता है कि क्यों नहीं है? ये ही कौन है पता है? नहीं पता ना? तो यहां पर डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, तो ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं होते। और कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो भी स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव वाले भी स्टेटमेंट नहीं है। थोड़ा इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आया कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या नहीं है। ठीक है, फ्रूट्स आर हेल्दी, तो क्या ये स्टेटमेंट है? तो जनरली एक्सेप्ट कर लो उसको कि ये ट्रू है। या चलो फ्रूट की जगह मैंने कुछ और लिख दिया कि ये चीज हेल्दी है, वो हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब ट्रू भी हो सकता है और ट्रू नहीं भी, तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, बुक में मिल जाएंगी बहुत सारी। अब स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब स्टेटमेंट को हम किससे दिखाते हैं? स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। स्मॉल लेटर ABCD PQRS इस टाइप से। तो स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा p स्टेटमेंट लिखी मैंने, सपोज 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये स्टेटमेंट हो गई। p स्टेटमेंट नाम रख लिया। q स्टेटमेंट लिखी मैंने, q स्टेटमेंट सपोज 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 20, तो P स्टेटमेंट क्या होगी? 2 ग्रेटर देन 3, और Q स्टेटमेंट क्या होगी? 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 20। समझ में आ गई बात? स्टेटमेंट को सिंपल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि स्टेटमेंट P एंड Q बताओ, P एंड Q, तो आपके पास जो स्टेटमेंट के सिंबल होंगे वो हो जाएंगे P, ये सिंबल आ जाएगा। इस सिंबल को हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कौन सा सिंबल हो गया ये? कंजंक्शन का, ये वाला साइन उल्टा V। तो P एंड Q स्टेटमेंट क्या बनेगी कि 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 20। समझ में आ गई बात? मैंने इसकी ट्रुथ की बात या फॉल्स की बात नहीं की है। ठीक है, स्टेटमेंट P ट्रू होगी या फॉल्स होगी हमने पढ़ लिया, इन दोनों तो नहीं हो सकती। अगर दोनों है तो फिर वो स्टेटमेंट ही नहीं है। इसी तरह से मैंने बात की P और Q स्टेटमेंट की, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे ये वाला आ जाएगा साइन, और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं? डिसजंक्शन। क्या यूज करते हैं? डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का मतलब ये वाला सिंबल और कंजंक्शन का मतलब ये। ठीक, अब जो कंजंक्शन होता है ना वो एज सच सेट में इंटरसेक्शन का काम करता है, और जो डिसजंक्शन होता है वो सेट थ्योरी का क्या होता है? यूनियन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब किसी स्टेटमेंट के नेगेशन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट के नेगेशन को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। उसको कैसे दिखाते हैं हम?
जो स्टेटमेंट P है ना, इस P के आगे ना ये वाला सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल कौन सा हो जाता है हमारा, नेगेशन का। तो इसका मतलब क्या है, नॉट P। इस सिंबल का मतलब क्या माना जाएगा, नॉट P। तो मैंने कहा अगर नॉट P लिख कर दिखाओ, नॉट P, तो क्या बनेगा, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। नेगेशन में क्या लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ Q क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ Q बनेगा क्या, 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। समझ में आ गई बात। उसमें तो आप बोल सकते थे 3 इज ग्रेटर देन 2, उल्टा हो जाता, लेकिन इसमें उल्टा कैसे बोल दोगे, 4 इज मल्टीपल 21, 22, बट 20 का नहीं है, और किसी का होगा। यही नोट लगाना है तो बीच में ही नोट लग जाता है, नीदर नोट सिंबल से हम उसका क्या करते हैं, नेगेशन बता देते हैं, यानी कि उसका कन्वर्स बता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ P देन Q वाली स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट P और देन स्टेटमेंट Q, ठीक। तो ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल होता है इंप्लाइज का, इंप्लाइज का। तो अगर मैं लिख रहा हूं इफ P देन Q, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इंप्लाइज Q। मतलब कि अगर P है तो वो किसको इंप्लाई कर रहा है, Q को। मतलब अगर P ट्रू है तो Q होगा ट्रू, ठीक है। अदरवाइज वो जैसे भी है वो हम आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। कुछ कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट भी होते हैं। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। अब कन्वर्स कंडीशनल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है इफ P और देन Q, मतलब अगर P है तो Q होगा, तो इसका कन्वर्स बन जाएगा, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट बनेगा इफ Q देन P, मतलब उल्टा हो गया, इफ P देन Q, इफ Q देन P। मतलब इसके अंदर ये गिवन है कि P होगा, तो हम कह रहे हैं कि तो अगर P बात होगी तो फिर Q हो जाएगी। उसमें हम कह रहे हैं कि अगर Q होगी तो P हो जाएगी, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कन्वर्स मतलब उल्टा हो गया। अब इसी तरह से एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन करके उल्टा कर देते हैं। इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स थी, बस इन्हीं को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों का नेगेशन करके उल्टा करते हैं। तो अगर स्टेटमेंट लिखी है इफ P देन Q, इफ P देन Q, तो अब स्टेटमेंट बनेगी इफ नॉट Q, इसको नॉट Q पढ़ेंगे, देन क्या बन जाएगी, नॉट P। इफ नॉट Q देन नॉट P। हमारी रियल लाइफ में भी हमेशा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं अगर हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगर P की वजह से Q इंप्लाई हो रहा है तो नॉट Q किसको इंप्लाई करेगा, हमेशा नॉट P को इंप्लाई करेगा। लेकिन कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती है। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होता है, ट्रुथ टेबल, जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसको हम सिंपल T से दिखा देंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसको हम किससे दिखा देंगे, फॉल्स से, ठीक है। ये उस स्टेटमेंट का रिजल्ट है, यानी वो स्टेटमेंट चेक करना है कि वो ट्रुथ है या फॉल्स है, ठीक है। तो कोई स्टेटमेंट P है तो वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, या तो वो ट्रू हो सकती है या तो वो क्या हो सकती है, फॉल्स। और दूसरी स्टेटमेंट एक Q है, वो भी क्या हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स। भाई किसी स्टेटमेंट का या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा आंसर, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ईदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। अब मैंने कहा P एंड Q, एंड के लिए ये सिंबल। अब वो स्टेटमेंट बताओ जो P और Q हैं वो क्या हो सकती हैं। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि P क्या है और Q क्या है, तभी हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल में हम केसेस डिस्कस करते हैं। अब केस 1 लेते हैं हम, जब हमारे पास स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट P है और दूसरी स्टेटमेंट Q है। स्टेटमेंट P ट्रू है और Q भी ट्रू है। केस 2 लेते हैं, जब हमारे पास स्टेटमेंट P ट्रू है और Q फॉल्स है। स्टेटमेंट 3 लेते हैं, जब हमारे पास स्टेटमेंट P फॉल्स है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। और फोर्थ केस लेते हैं, जब इसमें फॉल्स है और इसमें भी फॉल्स है। तो हमें यह बताना है कि P एंड Q की स्टेटमेंट क्या होगी। तो P एंड Q की स्टेटमेंट क्या होगी ये बताना है हमने, और फिर हमें यह बताना है कि P और Q, डिसजंक्शन Q क्या होगी स्टेटमेंट। अब इसमें रूल तुम्हें क्या करने हैं, यहां पर जो है वो कंजंक्शन है, एंड है, यहां पर जो है वो डिसजंक्शन है यानी कि और है। एंड और और वाली कहानी मैंने पहले भी सिखा रखी है। एंड में ट्रू तभी होगा जब कंपलसरी दोनों में ट्रू हो, और में ट्रू तब होगा जब कोई एक में भी ट्रू हो जाए। समझ में आ गई बात।
पी एंड क्यू स्टेटमेंट ट्रू, पी और क्यू दोनों ट्रू है तो पी एंड क्यू क्या होगी, ट्रू। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो एंड वाली स्टेटमेंट फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी। समझ में आया नहीं आया? चलें आगे, नहीं आया क्या? एंड में कॉमन देखते हैं ना, कॉमन दोनों में ट्रू है तो ही आएगा। सेट थ्योरी में क्या करते हो, सेट थ्योरी में मान लो 1 2 3 है और आप इसका इंटरसेक्शन देख रहे हो 4 5 6 के साथ, तो कॉमन क्या है, 5, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो 1 4 5 6 होता तो कॉमन कितना था, जितना कॉमन होता उतना ही आता है। दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, दोनों में ट्रू है तो आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ट्रू नहीं हो सकती स्टेटमेंट, फॉल्स ही होगी। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, फॉल्स ही होगी। इन दोनों में फॉल्स ही कॉमन है, फॉल्स ही आया। इसमें P और Q में अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी ट्रू, क्योंकि एक तो ट्रू हो रही है ना और फॉल्स ट्रू में भी, लेकिन दोनों फॉल्स है तो क्या आंसर आएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ये हमारे पास ट्रुथ टेबल होगी, बेसिक ट्रुथ टेबल, जिसमें हमने P और Q के बारे में किया। ठीक है, अब इसमें हमारे डी मॉर्गन लॉ भी होते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या था सेट थ्योरी में, A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा हमारा, नॉट। तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मेरे पास नॉट स्टेटमेंट है P कंजंक्शन विद Q, तो ये किसके इक्वल होगी, नॉट P डिसजंक्शन विद नॉट Q। रूल समझ में आया? ये नेगेशन पहले लगा दिया मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। P और Q के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, तो P को भी नोट मिलेगा Q को भी नोट मिलेगा, और ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। सेम यही रूल नहीं है, इस कॉम्प्लीमेंट की जगह नेगेशन आ गया और A स्टेटमेंट है B स्टेटमेंट है, और बीच में क्या लग गया मेरा, इंटरसेक्शन की जगह जो इसका सिंबल है कंजंक्शन का। अब इसका मतलब क्या है, नोट A, इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब ये। नहीं आया क्या? दूसरा रूल देखें तो क्या बनेगा, नोट P डिसजंक्शन विद Q क्या बन जाएगा, नोट P कंजंक्शन विद नोट Q। तीसरा, अगर मैं कहूं नोट ऑफ नोट P तो ये क्या आंसर आएगा, नोट ऑफ नोट P तो P आएगा। जैसे डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इटसेल्फ। ये सेट थ्योरी की ब्रांच से ही निकला है, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं इसको। इसमें सारे जो रूल्स हैं वो सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है। फोर्थ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है वो भी लग जाता है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, यानी कि यूनियन दोनों को मिल जाएगा और इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा। यहां पे लाई करो, अगर 3 स्टेटमेंट होगी P Q R तो क्या होगा, P ये सिंबल किस चीज का है, डिसजंक्शन का, मतलब सेट वाला यूनियन समझो। Q ये साइन किसका है, कंजंक्शन का, मतलब सेट वाला एंड, इंटरसेक्शन। तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन R विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, P यूनियन मतलब कि डिसजंक्शन विद Q और कंजंक्शन बाहर आ जाएगा, P डिसजंक्शन विद R। नहीं आया क्या समझ में? ये दोनों को मिल गया ना, Q को भी मिल गया और R को भी मिल गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। अब इसी तरह से फिफ्थ, अगर P के साथ ये लगा हो कंजंक्शन और Q डिसजंक्शन विद R हो तो क्या बनेगा, P कंजंक्शन विद Q, P कंजंक्शन विद R, और यहां क्या आ जाएगा, डिसजंक्शन आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? अब इसी तरह से अगर मेरे पास P Q और R में ऐसे हो जाए तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। इस रूल को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ हो गया। P का Q के साथ इंटरसेक्शन, A का इंटरसेक्शन B के साथ, फिर C के साथ। तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आंसर तो सेम ही आता है। तो पहले इन दोनों को कर लो, फिर इसके साथ कर लो, या इन दोनों को इसके साथ कर लो। अब इसी तरह से हमारे पास ये वाली बात भी आ गई समझ में, पहले इसको सॉल्व कर लो या फिर पहले इसको सॉल्व कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नेगेशन के लॉ। अब जैसे P का Q के साथ करें या Q का किसके साथ करें, P के साथ, आंसर सेम रहेगा, कॉम्पिटिटिव लॉ। इसी तरह से P का Q के साथ कंजंक्शन ले या Q का किसके साथ कंजंक्शन ले, P के साथ, सेम बनेगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन पता है कैसे आता है, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन ये आता है, आप इसके ट्रुथ टेबल बनाकर ये वेरीफाई करके दिखाओ। इसको वेरीफाई, इस रूल को, कौन सा रूल है ये हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसको किससे वेरीफाई करना है हमने, ट्रुथ टेबल से। ये ट्रू फॉल्स कैसे लिखे, जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो तुम्हें पता है उस पर क्या आता है, 4 केसेस आते हैं। अगर मेरे पास एक कॉइन 2 बार टॉस करता हूं तो पहले कॉइन पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इस हेड के लिए पहले पर हेड या टेल, हेड या टेल। अब केस क्या बने, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। पहली बात, पी के लिए मैंने तुमसे पूछा ट्रू बोल रहे हो या फॉल्स बोल रहे हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ट्रू या फॉल्स। अगर पी के लिए ट्रू बोला तो क्यू के लिए ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो, इसके लिए ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो। समझ में आया? तो कितने बने, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, वही लिखा है मैंने, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। 4 समझ में आए या नहीं आए? अब ये तो हो गए 2 स्टेटमेंट्स के लिए। ये कितनी स्टेटमेंट्स के लिए हो गए? ये क्या थे, लॉज, लॉ ऑफ कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नोट के, है ना, लॉज थे। अब ये तो 2 के लिए हो गए। अगर 3 के लिए होगा तो हमारी जो ट्री है, ये ट्री मेथड था, तो ट्री मेथड 3 पे चला जाएगा। पहली स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस स्टेटमेंट के बाद क्यू का आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, इसके लिए भी ट्रू या फॉल्स होगा। अब तीसरी स्टेटमेंट आर के लिए भी, इसके लिए आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। तो फाइनल केस कितने बनेंगे, टी 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 1, टी टी एफ 2, टी एफ टी 3, टी एफ एफ 4, एफ टी टी 5, एफ टी एफ 6, एफ टी 7 और एफ 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 8। नहीं बस समझ में तो आ गई है। आसान कैसे करेंगे, आसान ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना आसान कैसे करेंगे। पी, क्यू और आर 3 स्टेटमेंट्स है मेरे पास, ठीक। वीडियो देख लेना कि नहीं, वीडियो तुम्हारे पास रहेगी, देखें उसको जब दिल करे, पेपर से पहले देख लेना। मैथ आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? दोनों टी टी हो गए, तो मुंह बेइज्जती, 5 नींद आ रही है, बताओ, वाह सही है। इसी बेइज्जती के लिए वो पैसे दे रही है कि नहीं है? फ्री में थोड़ा मिल रही है ये चीज, लोग भी कैसे कैसे होते हैं। खैर चलो, टी टी आर की, अब पहले क्या करते हैं, पहले 4 केस लिखते हैं, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। क्या करा हमने, अभी 4 केस लिखे थे ना पी और क्यू वाले, वही लिख दिए, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। 4 केस वही लिख दिए जो अभी हमने लिखे थे। इन्हीं चारों को रिपीट कर दो, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। फ्री के नंबर है ये, अगर ध्यान से समझोगे तो, और बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। यहां तक कोई दिक्कत? कितने हो गए, 8 हो गए। एक बार सबके साथ लगा दो टी, 4 के साथ, सबके साथ मतलब 4 के साथ। यहां तक लिखा था ना, इन्हीं को हमने दोबारा रिपीट करके लिखा था या नहीं लिखा था? एक बार सबके साथ क्या लगा दो, फॉल्स लगा देता हूं। एक बार सबके साथ फॉल्स। बताओ आया समझ में? नहीं आया? कितने केस बन गए? 8। यही 8 केस बनते हैं। 4 कैसे बनते हैं वो बताऊं? देखो पेपर में आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले क्या करो, ये भी एक नया एक टेक्निक बताता हूं। क्या लिखा मैंने? 4 बार टी और 4 बार एफ, ठीक। अब 2 टी 2 एफ लिख दो, 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ। अब 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, जो ध्यान से नहीं देख रहे ना। 1 टी 1 एफ नहीं आया समझ में? कितने बन गए? 8 बन गए। समझ में आया? बढ़िया तरीका है। 4 बार टी 4 बार एफ, 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। एक मेथड, ठीक है, एक मेथड। और दूसरा क्या करो, या तो तुम्हें 4 याद है या फिर 4 याद नहीं है। अगर 4 याद नहीं है, सिर्फ पी और क्यू वाले, तो क्या करो, 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। इस तो 4 याद ही होते हैं। इनकेस अगर 4 भी याद नहीं है तो 2 टी 2 एफ, 1 टी एफ, टी एफ। इन्हीं 4 को दोबारा लिखना है, टी टी, इन्हीं को देख के दोबारा लिखना है, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। लिख दिया। एक बार चारों के साथ क्या लगाना है और एक बार चारों के साथ क्या लगाना है।
अब 16 केस बनाने हो ना तो इन्हीं 8 को दोबारा लिख दो, एक बार सबके साथ टी लगा दो, एक बार सबके साथ एफ लगा दो, अगर 4 के साथ पी क्यू आर एस आ जाए तो क्या दिक्कत है, हम तो कितने भी केस बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब पी क्यू आर समझ में आ गया नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब हमें बस एक लास्ट बता रहा हूं उसके बाद छुट्टी। अब हमें एक चीज प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो भी रूल बताए थे ना उन्हीं को प्रूव करना है। जैसे एक रूल प्रूव करते हैं, डी मॉर्गन लॉ ही प्रूव कर ले। डी मॉर्गन लॉ कैसे क्या होती है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज, मैं एक पार्ट ले रहा हूं, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू। आया समझ में, ये क्या चीज है, डी मॉर्गन लॉ है ना। अंदर क्या लगा, इंटरसेक्शन, यहां क्या आ गया, यूनियन, नेगेशन दोनों को बट गया। ये प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दो में ही है ना तो सिर्फ दो में ही कर लेते हैं, यानी कि ये 4 कॉलम तक बस, ये नीचे वाले अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे, उसके लिए लेफ्ट साइड के लिए क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, पी एंड क्यू निकालो। पी एंड क्यू, ये पी और ये क्यू है, तो टी एफ एफ एफ। आया समझ में, एंड में कितना देखोगे कितना करोगे। चले आगे, अब अगला स्टेप हमें निकालना है नोट ऑफ पी एंड क्यू। नोट, अब जब नोट निकालना होता है ना तो जो टी होता है वो एफ बन जाता है और जो एफ होता है वो, कॉमन सेंस से बात है, नोट कर रहा हूं, उसका नेगेशन हो रहा है। अब ये तुम्हारे पास कौन सी साइड आ गई, ये आ गई LHS, लेफ्ट हैंड साइड, टेबल में ही लिख देनी है, दिखा देनी है। अब कौन सी साइड निकालनी है, ये राइट हैंड साइड। इसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालो P, F F T T। आया समझ में, दोबारा बताऊं। अब Q का नेगेशन क्या बनेगा, F Q, Q का नेगेशन F T। आया समझ में। अब इन दोनों का क्या चाहिए, डिसजंक्शन बोलो, डिसजंक्शन है ना तो डिसजंक्शन बोलो, और बोल दो। अब और निकालते टाइम बस आपको ये देखना है, ये एक नई स्टेटमेंट, ये नई स्टेटमेंट, दोनों एफ है, यूनियन कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो एफ ही आएगा इन दोनों का। अभी तो बताया था और में दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू आता है, और एंड में नहीं, और में एक भी ट्रू हो तो ट्रू आ जाता है। और कर रहे हैं ना तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू नहीं आएगा क्या, तो यहां क्या आएगा, दोनों का ट्रू, और इन दोनों में, इन दोनों में दोनों ट्रू हैं। अब ये वाली चीज एकदम बराबर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, FTTD ये आ गया सेम है ना। अब इसी का दूसरा रूल कैसे प्रूव कर सकते हो, ये आ गया। अब P और Q का क्या करना पड़ेगा, पहले यूनियन, तो P और Q का यूनियन, हाँ मतलब समझ में आ गया नहीं आया, अल्टीमेटली तुम कर लोगे ना। अगर इसी में P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, तो ये किसके इक्वल आता है, ये कौन सा रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बनेगा, P दिस Q, फिर ये बाहर आ जाएगा P कंजंक्शन R, ये आ गया ना। इसको प्रूव करते हैं। अब इसके लिए हमें तीनों चाहिए होते हैं, पता कैसे लगेगा कि ट्रुथ टेबल 8 की बनेगी या 4 की, वो देखोगे P और Q है तो 4 की और P Q R तो 8 की बन जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ बस। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, और कोई आया तो है नहीं वैसे, जा और अगर वो बाहर खड़े हो तो पता नहीं, वैसे आ जाते हैं वो, देखिए ठीक है। अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं है, जिसने नहीं पढ़ना वो बाहर ही खड़ा रहेगा, उन पीछे से कर दियो। P Q R हो गया, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं Q और R, Q और R में क्या चाहिए मेरे को, Q स्टेप्स में करना है, मैं ये सिखा रहा हूँ, स्टेप्स में करते हैं। Q और R का डिसजंक्शन, ये Q है और ये R है, करो T F T F F, ठीक है, नहीं ट्रू आएगा ना, आप डिसजंक्शन कर रहे हो तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। एक मिनट, इसका F, यहां पर भी क्या आएगा
ट्रू, यहाँ भी क्या आएगा, चलें आगे, बस एक तो एफ एफ में आया, दो FF आए। हाँ 2 आए हैं, क्लियर हुआ ये। अब दूसरे पे क्या करेंगे, P के साथ अब हम ये वाला स्टेप निकालेंगे, P का कंजंक्शन के साथ करेंगे Q और R के डिसजंक्शन के साथ, यानी कि अब हम लेफ्ट साइड निकालने वाले हैं, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने ये वाला निकाल दिया। अब 2 स्टेटमेंट बन गई, कन्वर्ट इनटू 2 स्टेटमेंट ऑलवेज, तभी कर सकते हो। तो इसको एक बना लिया, इसको निकाल लिया, अब 2 स्टेटमेंट बन गई। अब क्या बनेगी स्टेटमेंट, अब हम इसका कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं इन दोनों का कंजंक्शन, तो T आ जाएगा, ये भी T आ जाएगा, F आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड होगी, चलें आगे। अब नेक्स्ट RHS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो P एंड Q निकालना पड़ेगा और एक P और R निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिसजंक्शन करना पड़ेगा, यानी ये कौन सी साइड आ जाएगी हमारे पास। अब P और Q का कंजंक्शन करके बताओ, P और Q का, T F F दोनों T होंगे तो ही T आएगा, अदरवाइज F आ जाएगा। अब P और R का करो, ठीक है, नहीं P और R, P और R का P और R का करना, ठीक है ठीक है, पक्का ना। अब इन दोनों में क्या करना है, डिसजंक्शन, मतलब और वाला रूल, कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स, नहीं यहां पर क्या आएगा, अरे एक तो ट्रू हो रहा है ना, और कोई बात नहीं देख लेते हैं। ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास, RHS, और ये वाली कौन सी साइड है, LHS। LHS में T है, RHS में T, ये भी T, ये भी T, ये F, ये भी F, सही है। कोई बात नहीं, तसल्ली कर लो अच्छे से। मैंने वो क्यों के साथ कोई, हाँ वो यही होता है जब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बिल्कुल होती है, ऑब्वियस सी बात है कि होती है, मुझे भी हुई थी ना। सर्कल कर रखे थे, मेरे को गलती से उसको देख लिया। अब बाकी रूल भी आप इससे क्या कर सकते हो, तो मुझे नहीं पता, वेरीफाई कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट यही कुछ होता है, ठीक है। करा दूं और एक्सरसाइज भी कराऊं, आज तो ऐसे ही था ना, लाइक